संवर्ग 3 के अंतर्गत आज हम जीवन विज्ञान और पुनर्वास की बात करेंगे और इस पुनर्वास के अंतर्गत इस अध्याय 9 में हम दृष्टिकोण परिवर्तन की बात करते हैं। दृष्टिकोण परिवर्तन की बात बार बार हमारे बीच में आ रही है। आप याद कीजिए विद्यार्थियों की, जब हमें सबसे पहली जो इकाई थी, जो पहला हमारा अध्याय था जिसकी हमने शुरुआत की थी अहिंसा से, और उस अहिंसा के अंतर्गत आपको याद होगा हमने बात की थी अहिंसा प्रशिक्षण के आयामों की। उन अहिंसा प्रशिक्षण के आयाम में एक आयाम जो था वह था हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन। इसका वहां पर हमने इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ा था, लेकिन इस अध्याय के अंतर्गत हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम जो नशे से संबंधित जिन अध्यायों की हम चर्चा कर रहे थे उसमें भी यही बात आ रही थी कि व्यक्ति को यदि नशे से हम मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदले। और कहा भी गया है कि जब दृष्टिकोण बदलता है तब सारी सृष्टि बदल जाती है। हालांकि यह भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन हर चीज में घटित होता है, परिवर्तन हमारे अंदर भी घटित होता है। अब याद कीजिए अपने उस बचपन को कि हम कैसे थे, कितने हम बड़े थे, कितनी हमारी हाइट थी, कितना हमारा वजन था, देखने में हम किस प्रकार थे, किस प्रकार के थे, कितने हम एक्टिव थे। और यदि हम आज की स्थिति में हम 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, हम 30 साल के भी होते हैं, उम्र गुजरती जाती है और हर उम्र के एक पड़ाव के साथ में निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन अवश्य ही आता है। और उस परिवर्तन के साथ में व्यक्ति को भी बदलना पड़ता है, उसके दृष्टिकोण को, उसके विचारों को, उसमें बदलाव आना बहुत ही जरूरी होता है। यदि बदलाव नहीं आया, समय के साथ में हम नहीं चले और हमारे नजरिए को हमने नहीं बदला, तब हम विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे रह जाएंगे। आज समय बड़ी तेजी के साथ चलता जा रहा है। आज किसी भी व्यक्ति के पास में समय नहीं है, और जो समाज, जो राष्ट्र उस समय के साथ में नहीं चलता है, अपने आप को नहीं बदलता है, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करता है, वह पिछड़ जाता है। आज भी इस दुनिया के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस समय के साथ में बदल नहीं रहे। क्यों नहीं बदल रहे? क्यों? क्योंकि उनकी वही पुरानी अवधारणा, वही उनकी पुरानी दृष्टि या उनका वही पुराना नजरिया, जिसके चलते वह समाज, वह राष्ट्र पीछे रह जाता है। हम वहां तक न जाकर के यदि अपने आसपास भी हम देखें, थोड़ा और छोटे स्तर के ऊपर हम देखें, आज हमारे भी आसपास के ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो पुरानी धारणाओं में जकड़े हुए हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। कई और थोड़े छोटे स्तर पर आए तो बहुत सारे ऐसे परिवार भी होते हैं या परिवार में ऐसे सदस्य भी होते हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ नया आ रहा है, जो हमारे विकास में सहायक है, वह उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक हम हमारी इस दृष्टि को नहीं बदलेंगे तब तक निश्चित रूप से हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए दृष्टिकोण में परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। और जब दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन नहीं होता है तब अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। अनेक प्रकार की जो समस्याएं पैदा होती है, हम देखते हैं कि आज जो समाज है, राष्ट्र या विश्व स्तर के ऊपर लें तो जो सबसे बड़ी समस्या है वह है अपराध की। अपराध का जो क्षेत्र है वह दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिसको हम कहते थे कि जो अपराध है वह तो बड़े बड़े शहरों के अंदर देखने को मिल रहा है, आज वही अपराध छोटी छोटी जगह, जो छोटे छोटे गांव है,
जो एक आदर्श के रूप में माने जाते थे, वहां पर भी हमें अपराध देखने को मिल रहा है। बात यहां पर आ रही है कि यह जो अपराध है, यह अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे से कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से अपराध इतना बढ़ता जा रहा है। यदि हम हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी के ऊपर यदि हम नजर डालें, तो इनके अंदर जब किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हमारे सामने आती है, तब अपराध बढ़ता है। यदि हम अपराध के कारणों के ऊपर नजर डालें, तो इसमें सबसे पहला जो कारण आता है हमारे सामने, वह है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। क्या आनुवंशिकता भी अपराध का एक कारण हो सकता है? यदि ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई बालक अपराधी है तो क्या उसके माता पिता अपराधी थे? हम देखते हैं कि माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चा अपराध कर रहा है, तो क्या आनुवंशिकता कारण बनता है? आनुवंशिकता भी कारण बनता है। और इसके लिए जो बहुत अधिक जो खोजें की गई थी, और उसमें एक चिकित्सा शास्त्री और मानसिक रोग विशेषज्ञ श्री लोम्ब्रोसो ने इसके ऊपर जो अपनी बात कही थी, और उन्होंने कहा, और आनुवंशिकता को उन्होंने एक वैज्ञानिक रूप भी देने का जो प्रयास किया, और उनका जो कथन है, उन्होंने ये कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि जो बच्चा अपराध करा उसके माता पिता भी अपराधी होंगे। उन्होंने कहा कि इसका संबंध एक पीढ़ी से नहीं, कई पीढ़ियों के अंतर से भी हो सकता है। इसका अर्थ हुआ, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा गहन अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि माता पिता का होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी पुरानी पीढ़ियों के अंदर किसी न किसी रूप में वो संस्कार थे, वो जीन्स थे, वो गुणसूत्र थे, और वो जो वर्तमान में पीढ़ी आई है उसके अंदर वह चीज देखने को मिली। और उसके चलते कि जिसके माता पिता अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो बच्चा है या उसकी जो औलाद है वह अपराधी बन गई है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, अधिकतर यह देखने को मिलता है कि जो स्वस्थ होते हैं, जिनका संतुलित व्यक्तित्व होता है, ऐसे लोग कभी भी अपराध के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। बहुत सारे देशों में कैदियों के ऊपर जब रिसर्च की गई और ये चीज उनके सामने आई कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, या तो बचपन के अंदर किसी न किसी प्रकार की उनके साथ में दुर्घटना घटी हुई हो, या उनके शरीर में या मस्तिष्क में कोई विशेष प्रकार की चोट उनको लग गई हो, जिससे उनका जो व्यक्तित्व है वह विघटित हो गया हो, या फिर जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो गए हो, असंतुलित हो गए हो, जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही हमारे भाव, हमारे जो संवेग है वो उत्पन्न होते हैं। यदि उनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा होता है, तब व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। क्योंकि अनेक प्रकार के हार्मोन्स के ऊपर जो रिसर्च की गई, चूहों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति बड़ी ही अधिक, जब चूहों के ऊपर ये प्रयोग करके देखे गए तो चूहे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए। इसी प्रकार से ये सारी के सारी जो हार्मोन्स की स्थिति है, यह है हमारे शरीर को, हमारे भावों को, हमारे विचारों को, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन्स है यह प्रभावित करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी न किसी रूप में जो हमारा स्वास्थ्य है या हमारे अंदर के जो रसायन है वो भी उन आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा, क्या कोई भी टीचर यह शिक्षा देता है कि बच्चों आगे जाकर के आपको अपराध के क्षेत्र में जाना है? दुनिया में कहीं पर भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति को अपराध करना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छा एक एजुकेटेड पर्सन, हम कई बार इसके लिए सुनते भी हैं कि इतना अच्छा एजुकेटेड पर्सन है जिसने एमबीए किया है, इंजीनियरिंग की है, वकालत की है, डॉक्टरी की है,
लेकिन वो बाद में जाकर के आतंकवादी बन जाता है, अपराध के क्षेत्र में वह घुस जाता है। क्यों है ऐसा? क्या कारण है इसके पीछे? इसका अर्थ हुआ कि किसी न किसी रूप में शिक्षा के अंदर कमी जरूर है, और जीवन विज्ञान तो बार बार इसकी बात करता रहा है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। और उस अधूरेपन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हम कभी भी विद्यार्थियों को वो शिक्षा नहीं देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने भावों के ऊपर, संवेगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। हम शारीरिक बौद्धिक शिक्षा तो देते हैं, लेकिन भावनात्मक और मानसिक शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे पहले भाव और मन के अंदर ये सारे विचार पैदा होते हैं कि मुझे अपराध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके ऊपर हम गौर करें, उसके अंदर बदलाव लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि एक विद्यार्थी को इस प्रकार की शिक्षा मिले कि वह इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर न जाए। फिर है हमारी पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थितियों में कई बार जो परिवार के मतभेद होते हैं, परिवार की जो आर्थिक स्थितियां होती है, उन सब को लेकर भी व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं अपने परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे सकूं। उसके लिए भी वह अपराध के क्षेत्र में घुस जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, हम आज से हजारों साल पहले की भी कथा पढ़ते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि थे, वो एक अपराधी थे। जंगल से गुजरते हुए लोगों को वो पकड़ लेते थे, उनको मार देते थे, उनका सामान लूट लेते थे, और फिर वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो कहते हैं कि एक बार नारद मुनि उधर से आए और उनको भी पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ है वो तो हमें दे दो और हमें लूटना है, मेरा तो काम ही है, मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम भरण पोषण तो कर लो, लेकिन एक चीज बताओ, तुम ये सब जो पाप कर रहे हो, इसमें तुम्हारे जो घर के सदस्य है वो कितने भागीदार है, वो भी इस पाप के भागीदार है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं है, इसी से तो उनका पेट पल रहा है। तो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाकर के उनको पूछ के। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि क्यों, यहां से भगना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें एक पेड़ से बांध दो तुम। और कहते हैं कि वो पेड़ से बांध करके जब घर पहुंचते और घर वालों से पूछते हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी सभी से, कोई ये नहीं कहता है कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कुछ ये हम गलत कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसका कोई भागीदार नहीं है। और जिस दिन हम पकड़े जाते हैं, उस समय कोई भी व्यक्ति आकर के ये नहीं कहता है कि नहीं, इसकी जगह आप मुझे सजा दे दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा, और शिक्षा के बाद में जो हमारी पहली पाठशाला है, जो हमारा परिवार है, उस परिवार की स्थिति किस प्रकार की है। तो परिवार भी इसमें कई बार भागीदार हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक स्थिति में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने थोड़ी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, यह समाज के जितने भी उत्सव है उनके अंदर दिखावा करने के लिए अधिकतर लोग बाग बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वह उनकी जब बराबरी नहीं कर पाते हैं, तब वो इस प्रकार का अनैतिक और गलत रास्ता अपना लेते हैं। आर्थिक स्थिति तो है ही, चाहे वह किसी भी कारण से, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह नशे की प्रवृत्ति वाला हो, या दिखावे के लिए हो, या अपने कुछ पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहता हो, या बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के रातों रात अमीर बनना चाहता हो। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते हुए वह अपराध के क्षेत्र में जाता है। और हम अधिकतर ये सारी की सारी चीजें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। यहां तक कि कई बार तो हम ये भी देखते हैं और पढ़ते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर बहुत अच्छे अमीर घराने के जो बच्चे होते हैं, वो भी
अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो नशा होता है। अधिकतर वही लोग मिलते हैं जो नशा करने वाले होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके चलते व्यक्ति अपराध करता है। अपराध और यदि हम मानवता की बात करें तो अपराध और मानवता यानी कि मानव जब से है तब से किसी न किसी रूप में अपराध तो चलता ही आ रहा है। लेकिन किसी भी समुदाय, किसी भी समाज और राष्ट्र में इसको प्रश्रय नहीं दिया जाता है। इसको अनैतिक और गलत माना जाता है। और यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपराध करता है वास्तव में विकृत मनोवृत्ति वाला होता है। लेकिन फिर भी अनेक युग आए और जो समय आया उस समय के अंदर, चाहे हम प्राचीन समय को देखें चाहे हम इस नवीनतम समय को देखें, हर बार अनेक महापुरुष भी हुए हैं, अनेक प्रकार के कानून भी बने हैं, फिर भी अपराध होते आए हैं। और इस अपराध के पीछे व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां वो तो है ही, लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य को अपराध करना चाहिए? मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी नहीं रही है। मनुष्य की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण से वो क्या करता है, वह उस अपराध के क्षेत्र में जाता है। और उस अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार से मानव को एक मानव बनाया जा सके, इसके लिए बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने भी इसके लिए जो बहुत कुछ कहा है। और उनमें से हम कुछ विद्वानों की यहां पर बात करते हैं कि भगवान महावीर के अनुसार मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, जो अपने शुभ आचरण या शुभ कार्यों से स्वयं मुक्ति पा सकता है। बुद्ध के जीवन का मूलभूत लक्ष्य अन्याय, अनाचार तथा दमन से युक्त मानव प्राणियों को मुक्त कराना था। इसी प्रकार सुकरात के विचार मानव प्रेम से ओतप्रोत थे। पाखंड और बेईमानी के प्रति विद्रोह करने में सुकरात ने प्रबल समर्थन किया। रोमन चिंतक सिसरो ने इस बात पर बल दिया कि मानव आचरण एवं सामाजिक संबंधों में संयम एवं संतुलन होना चाहिए। यदि हम महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की बात करें तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य करे, जिसे मानव प्राणी सुसंगठित सामंजस्यपूर्ण स्थिति स्थापित कर सके। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति प्रेम नैतिकता है, नैतिकता धर्म और भ्रातृत्व मानव प्रेम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने व्यक्ति की नैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुमोदन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानवता को व्यक्ति का देवता तथा सामाजिक सेवा को उसका धर्म बताया है। इस प्रकार यदि हम इन सभी व्यक्तियों की जो थोड़ी थोड़ी, इन महापुरुषों की जो थोड़ी थोड़ी बात बताई है, उन्होंने एक ही चीज बताई है, मूल्यों की, नैतिकता की, कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वास्तव में वह प्रेम है, करुणा है, रिजुता है, न कि अपराध है। अपराध और पुनर्वास। अपराधिक लोग अपराध करते हैं, उनको कैद में भी भेजा जाता है, उनके ऊपर केस भी चलाए जाते हैं, उनको दंड भी मिलता है। लेकिन जब एक अपराधी वास्तव में सुधरना चाहता है या वह सुधर जाता है, तब पुनः किस प्रकार से हम उसको अपने समुदाय, अपने समाज में उसको ला सकें, उसको स्थापित कर सकें, उसके लिए है पुनर्वास। हालांकि पुनर्वास ये कोई जरूरी नहीं है केवल अपराधियों के लिए है, पुनर्वास हर क्षेत्र में अपना काम करता है। और पुनर्वास की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों, नियमों के विपरीत कार्य करने लग जाता है, अथवा जब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न हो जाती है, तब आवश्यकता पड़ती है पुनः उसको स्थापित करने की। क्योंकि जो पुनर्वास शब्द बना है वह पुनः प्लस वास से बना है, जिसका अर्थ है पुनः स्थित करना या पूर्व अवस्था में लाना। एक व्यक्ति अपराधी नहीं था, यह उसकी पूर्व अवस्था है, लेकिन जब वह अपराध करता है और जब वह सुधरना चाहता है, तब हम किस प्रकार से हम उसको उसकी उसी अवस्था में ला सकें, यही पुनर्वास है। यदि हम पुनर्वास की कुछ परिभाषाओं के ऊपर नजर डालें तो वल्फेस वेगर के अनुसार पुनर्वास उन साधनों का उपयोग है जो परिवेश या संस्कृति में होते हैं
और जिन्हें व्यवहार में स्थापित या व्यवस्थित किया जा सकता हो। इसी प्रकार बेनेट ने कहा कि पुनर्वास एक ऐसी सहायक विधि है जिसके द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध आवासीय योग्यताओं को इस प्रकार से उपयोग कराना जो सामान्य वातावरण या परिवेश में संभव हो। यानी पुनर्वास के द्वारा हम व्यक्ति को उसके वातावरण या जहां पर जिस प्रकार की वह अपनी जीवन शैली में रहता था उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी प्रक्रिया के लिए देखिए, दो बातें मुख्य रूप से हमें समझनी चाहिए कि पुनर्वास के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का विकास हो तथा उसे प्रोत्साहन दिया जाए, जिसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं मदद कर सके तथा पुनः से सीखने की योग्यता को विकसित कर सके। साथ ही सामाजिक तथा भौतिक वातावरण में भी सुधार होना चाहिए, जिससे अपराध को प्रोत्साहित करने वाली परिस्थितियों से बचा जा सके। व्यक्ति की अपनी आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां होती है और दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां उसको प्रभावित करती है और उन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। पुनर्वास प्रक्रिया के सिद्धांत कुछ एक जो सिद्धांत बताए गए हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया विस्तृत और अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए तथा प्रयोज्य के अधिकारों के अंतर्गत होनी चाहिए। पुनर्वास प्रक्रिया में प्रयोज्य का मूल्य होना चाहिए, अर्थात उसको महत्व देना चाहिए। प्रयोज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना जिससे वह सामुदायिक वातावरण के अनुरूप अपने को तैयार कर सके। प्रयोज्य को सामाजिक जीवन के तौर तरीकों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रयोज्य में अनाश्रितता का विकास करना चाहिए जिससे वह अपनी संपत्ति तथा सहयोग तंत्र का विकास कर सके। प्रक्रिया व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। प्रक्रिया का सतत रूप से मूल्यांकन करना चाहिए जिससे उसकी स्वीकार्यता, क्षमता और अनिवार्यता प्रभावित न हो। प्रक्रिया का उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र में लागू करने योग्य होना चाहिए। प्रक्रिया एजेंसी और प्रयोज्य के मध्य होनी चाहिए। प्रक्रिया सहयोग और प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए जिससे प्रयोज्य का व्यक्तिगत विकास हो। तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स है जो पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। पुनर्वास और जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान के द्वारा किस प्रकार से, चाहे वह आपराधिक क्षेत्र हो, चाहे कहीं पर भी कोई भूकंप आया हो, कहीं पर बाढ़ आ गई हो, वहां पर भी लोग इस प्रकार की स्थिति में चले जाते हैं कि जिनका पुनर्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। और जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था तब जेएनयू भारती का भी एक दल वहां पर गया था और जीवन विज्ञान के अनेक ऐसे जो प्रयोग थे उन लोगों को बड़ा ही संबल दिया था। उनके भावों को और उनके जो विचारों को एक जो संबलता दी गई थी उसका बड़ा ही अच्छा परिणाम निकला था। और इसके अंतर्गत जो जीवन विज्ञान अपना काम करता है, दृष्टिकोण परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, हृदय परिवर्तन और अहिंसक व्यवहार, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। दृष्टिकोण परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, अभी दृष्टिकोण परिवर्तन के बारे में हमने बात बताई थी कि ये क्यों जरूरी होते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का दृष्टिकोण परिवर्तन होता है तब हमने कहा कि सृष्टि अपने आप चेंज हो जाती है और उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो घटना घटित होती है एक व्यक्ति के अंदर, वह है उसकी विधायक सोच। और जब व्यक्ति के अंदर विधायक सोच डेवलप होती है तब धीरे धीरे वह अपने आप जो उसके आवेग है, आवेश है, उसके जो संवेग है, उसके अंदर संतुलन पैदा होना शुरू हो जाता है। दृष्टिकोण परिवर्तन के जो सूत्र है, कुछ एक सूत्रों का जो यहां पर वर्णन किया गया है कि कैसे हम अपने अंदर विधायक सोच को पैदा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने स्वार्थ के ऊपर संयम स्थापित करें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ पैदा हो ही जाता है। इसी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक ढंग से करें,
अपने कर्तव्य बोध को हम समझें। सह अस्तित्व की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए सभी के प्रति। मेरा भी अस्तित्व है तो दूसरों का भी उतना ही समान और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है। त्याग की चेतना होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था, वहां पर लोगों को आवश्यकता थी और उस समय पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया था। लोगों के अंदर एक त्याग की भावना देखने को मिली थी, जिससे जो बना रुपया, पैसा, अनाज, कपड़े, उन्होंने उस चीज का त्याग किया था। केवल यह नहीं कि मैं अपना स्वार्थ देखूं कि मुझे क्या करना है उनसे। समग्रता की दृष्टि, हमारा जो दृष्टिकोण है वह समग्र होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। परस्परावलंबन की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, समन्वय और सहिष्णुता। यदि ये सारे के सारे बिंदु उनको हम ध्यान में रखते हैं, इनको हमारे अंदर हम पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं। दृष्टिकोण की जो उपलब्धियां हैं कि दृष्टिकोण जब परिवर्तन, हमने कहा कि उस समय तो सारी सृष्टि बदल जाती है। उसे होने वाले जो फायदे हैं, सबसे पहले तो व्यक्ति को खुद को जो आत्मिक या जो मानसिक शांति या आनंद है वह प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की समस्याओं से उसकी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि समस्या का कारण ही हमारा दृष्टि है, हमारा नजरिया ही गलत है, हमारा दृष्टिकोण ही एकांगी हो जाता है और उसी के चलते सभी प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। अनासक्ति की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। करुणा, व्यक्ति के अंदर करुणा, दया, जो सरलता है, रिजुता है, वह भाव पैदा होते हैं। व्यक्ति के अंदर के जो सत्य है वह उसके अंदर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब दृष्टि बदलती है उसकी, तब उसको लगता ही नहीं है कि कोई उसका बुरा चाहने वाला है। नकारात्मक जो भावनाएं होती है वो उसके अंदर से हट जाती है, इसलिए उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि वह किसी के लिए या अपने लिए वह झूठ बोले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदल करके अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन ला सकता है और एक अपना सुखमय जीवन जी सकता है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।